दोस्तों जय हिंद। सबसे पहले आप सभी लोगों को आज स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं एपी सर अपने चैनल लर्निंग बाय एपी सर में स्वागत करता हूं एक बार पुनः। तो आज की क्लास में हम लोग जो टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जो आने वाली है और इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पॉलिटिकल साइंस और टीजीटी पीजीटी में सिविक्स के नाम से जो इसे जाना जाता है उसका डिस्कशन कर रहे थे। एक वीडियो हमने अपलोड किया था और ये वीडियो नंबर 2 है और इसी तरीके से आगे भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और ये सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही इसके जो कोटेशन है ये यूपीपीएससी जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पेपर है या फिर यूपीएससी में जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पेपर है वहाँ पर भी हेल्पफुल होगा। तो बिना किसी देरी के अब सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज हम स्वतंत्रता, समानता, क्रांति जैसे टॉपिक को लिया है और उसके जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ कोटेशन से क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसको यहाँ पर उठाया है। तो सबसे पहले स्वतंत्रता। अगर स्वतंत्रता को यहाँ देखें तो इसको इंग्लिश में लिबर्टी के नाम से जाना जाता है। तो स्वतंत्रता का विचार एक कब से उत्पन्न हुआ? तो जो मध्यकालीन युग है जिसे यूरोप के इतिहास में डार्कनेस अंधकार युग के नाम से जाना गया, तो इसी के विरुद्ध यानी इस समय पोप, चर्च, धर्म और समाज में जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था इनका वर्चस्व था, तो इन्हीं के विरुद्ध आवाज़ जो उठी उसी को स्वतंत्रता के नाम से जाना गया। तो पहला कॉन्सेप्ट इस स्वतंत्रता का विचार कब से उत्पन्न होता है? तो ये मध्य युगीन विश्व में सबसे पहले धर्म व समाज के विरुद्ध जो आवाज़ जन समुदाय के द्वारा उठाई गई उसी को स्वतंत्रता के नाम से जाना गया। 15वीं और 16वीं शताब्दी में जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, प्रबोधन काल आया, तो यही जो स्वतंत्रता की मांग है वह राजतंत्र के विरुद्ध हो गई। और आगे चलकर 17वीं शताब्दी में स्वतंत्रता की मांग जो बहुमत और सरकार के विरुद्ध हो गई, क्योंकि अल्पमत में जो थे उनको लगने लगा कि उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो उनके द्वारा बहुमत और सरकार के विरुद्ध जो आवाज़ उठाई गई उसको स्वतंत्रता के नाम से जाना गया। अर्थात स्वतंत्रता का जो नेचर रहा है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहा है। मध्य युगीन विश्व में धर्म व समाज के विरुद्ध जो आवाज़ जन समुदाय ने उठाया उसे स्वतंत्रता की संज्ञा दी गई। 15वीं 16वीं शताब्दी में राजतंत्र के विरुद्ध और 17वीं शताब्दी में बहुमत व सरकार के विरुद्ध जो जन समुदाय ने आवाज़ बुलंद की उसे स्वतंत्रता की संज्ञा दी गई। बात करते हैं स्वतंत्रता की परिभाषा। तो सीले महोदय ने स्वतंत्रता को क्या कहा कि स्वतंत्रता अभिशासन का क्या है? विलोम है। अभिशासन मतलब हुआ सरकार के द्वारा यानी गवर्न किया जाना। तो सरकार जब स्वतंत्रता मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम आप खुद अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वयं से करो, अपनी इच्छा के अनुसार करो, न कि सरकार आपके ऊपर कोई अंकुश लगाए, कोई प्रतिबंध लगाए। तो इसको सीले महोदय ने क्या कहा कि जो स्वतंत्रता है यह अभिशासन का विलोम है। अभिशासन का विलोम है। तो ये पिछली बार टीजीटी में पूछा भी गया था कि अभिशासन का विलोम स्वतंत्रता कहलाता है। ये स्वतंत्रता की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो सीले महोदय के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। तो सीले महोदय ने स्वतंत्रता को किस रूप में परिभाषित किया? तो सीले महोदय ने कहा स्वतंत्रता अभिशासन का विलोम है। वहीं पर मैकिन साहब क्या डिफाइन करते हैं? मैकिन साहब कहते हैं कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। यानी मैकिन मध्यम मार्ग अपनाते हैं और मध्यम मार्ग का मतलब हुआ कि यानी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यानी स्वतंत्रता हर एक प्रकार के सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है कि कोई प्रतिबंध ना लगाया जाए, बल्कि ऐसे प्रतिबंध ना लगाए जाएं जिससे कि व्यक्ति का जीवन ही संकट में आ जाए। यानी कि
अतार्किक प्रतिबंधों से बचना चाहिए। तो ये परिभाषा आपसे पूछी जाए कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है, तो ये परिभाषा मैकिन के द्वारा दी गई थी। वहीं जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा स्वतंत्रता की क्या परिभाषा दी गई कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, प्रतिबंध के रूप में हर प्रतिबंध दोष है और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ देना बेहतर होगा। यानी व्यक्ति विवेकशील होता है, तार्किक होता है, इसलिए वह हमेशा जो भी करेगा वह खुद के लिए जो उचित होगा, लाभकारी होगा वही करेगा। इसलिए व्यक्ति को नियंत्रित नहीं करना चाहिए, उस पर प्रतिबंध बहुत ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए। इसलिए जेएस मिल स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, प्रतिबंध कोई भी लगाया जा रहा है यानी प्रतिबंध के रूप में हर प्रतिबंध दोष है और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर है उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ देना ज़्यादा बेहतर हो। तो ये अब लिबर्टी शब्द अब ये किससे बना है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस शब्द से बना है? लिबर शब्द से बना है। और लिबर शब्द का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ रिस्ट्रेंट्स, अर्थात बंधनों का अभाव। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को बंधनों के अभाव के नाम से जाना जाता है। अब बात आती लियो स्ट्रास साहब ने कैसे डिफाइन किया। कहा कि मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिससे वह दूसरों से संबंधित ना हो, अर्थात वह पूरी तरह मुक्त हो। यानी मानव जीवन में अगर आप रहते हो तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे से आप प्रभावित रहे बिना रह ही नहीं सकते। तो मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिससे वह दूसरों से संबंधित ना हो, अर्थात वह पूरी तरह से मुक्त हो। स्वतंत्रता की व्यापक भावना स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करती है, चूँकि अगर असीमित स्वतंत्रता आपको प्रदान कर दी गई तो यह दूसरे व्यक्ति के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगी। एक व्यक्ति के लिए तो ये फायदेमंद होगी, लेकिन दूसरे के लिए इससे खतरा या चुनौती या इससे संकट उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए लियो स्ट्रास साहब क्या कहते हैं कि मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं जिसमें वह दूसरों से संबंधित ना हो, अर्थात वह पूरी तरह से मुक्त हो। स्वतंत्रता की व्यापक भावना स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करता है। अगर ऐसी कोई परिभाषा आती है तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा दी गई थी? लियो स्ट्रास के द्वारा दी गई थी। एक चीज़ और याद रखिए, चाहे वो जेएस मिल हो, चाहे जॉन लॉक हो, चाहे वो लियो स्ट्रास हो, ये सभी उदारवादी विचारधारा के समर्थक हैं और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत पिछली क्लास में हमने आपको बताया था। चीज़ों को रिकॉल करिए, रिवाइज करिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाइए। इससे आपकी एक और समझ विकसित होगी कि कौन क्या, किसकी क्या विचारधारा हो सकती है। हमने कहा था कि चार्ल्स मेरियम की बात हो, चाहे ग्राहम वलास की बात हो, चाहे लियोनार्ड क्विंसी राइट की बात हो, चाहे लियोनार्ड व्हाइट की बात हो, चाहे ग्राहम वलास की बात हो, या फिर हमने कहा था लासबेल की बात हो, लास्की की बात हो, या फिर हमने लास्ट में ये भी आपको बताया था कि चाहे अन्य में हर्बर्ट साइमन की बात हो। हर्बर्ट साइमन वैज्ञानिक मैनेजमेंट में देखेंगे, प्रशासन में, तो ये मैनेजमेंट की हर चीज़ में व्यवहारिकता की खोज करते हैं। तो चाहे वो हर्बर्ट साइमन की बात हो, चाहे डेविड ईस्टन की बात हो, या फिर अन्य विचारधारा के मानने वाले की बात क्यों ना हो, तो इनका आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनाना है कि कौन आधुनिक विचारधारा के समर्थक हैं और कौन परंपरागत विचारधारा के समर्थक हैं। तो यहाँ जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो जॉन लॉक को कहा जाता है। अगला जेएस मिल के द्वारा एस्से ऑन लिबर्टी, ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूछेगा एस्से ऑन लिबर्टी किसने लिखा, तो 1859 में जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखी गई है, जिसमें इन्होंने विचार, अभिव्यक्ति, भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता की बात की है कि विचार, अभिव्यक्ति और भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता होना चाहिए। प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। व्यक्ति अपने मन एवं शरीर का स्वामी होता है। तो ये सब पॉइंट आप इनमें लिख सकते हैं कि विचार, अभिव्यक्ति, भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता, प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, व्यक्ति अपने मन एवं शरीर का स्वामी होता है। स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, यानी बहुमत समाज सबसे ज़्यादा क्या करता है, स्वतंत्रता को सीमित करता है। राज्य या सरकार पर जो ब्लेम लगता है ये गलत है। ये कौन कह रहे हैं,
यानी जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा कहा जा रहा है कि विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता, प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। व्यक्ति अपने मन व शरीर का स्वामी होता है। स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं। स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे व्यक्ति का विकास होता है, सभ्यता का विकास होता है। केवल व्यक्ति का विकास नहीं होता बल्कि सभ्यता का विकास होता है। तो ये किसकी थी? जॉन स्टुअर्ट मिल साहब एसे ऑन लिबर्टी में ऐसी बातें लिखते हैं। इसके बाद फिर बात करें हर्बर्ट स्पेंसर। ये पुलिस राज की बात करते हैं कि राज का काम क्या होना चाहिए। राज केवल बाह्य जो अटैक की संभावनाएं हैं उससे जन समुदाय को सुरक्षा प्रदान करे, यानी बाह्य आक्रमणों से रक्षा करे और कानून व्यवस्था अर्थात आंतरिक व्यवस्था बनाए रखे। यही काम होना चाहिए राज्य का। वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो स्वतंत्रता जरूरी है उसमें बिना किसी तर्क के ऐसे उसमें प्रतिबंध आरोपित करने की कोशिश ना करे। तो हर्बर्ट स्पेंसर पुलिस राज की बात करते हैं कि राज कैसा होना चाहिए। पुलिस राज होना चाहिए जिसमें राज का काम केवल इतना होना चाहिए कि बाह्य आक्रमण से उस राज की सुरक्षा करे और आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखे। इसके बाद आगे एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के द्वारा क्या किया जाता है? भूमि, श्रम, पूंजी, तीन चीज़ें याद रखिएगा। भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व की बात ये करते हैं। स्वतंत्रता के आयाम की बात करें तो स्वतंत्रता के कई आयाम होते, डायमेंशन होते हैं। नागरिक स्वतंत्रता, एक राजनीतिक स्वतंत्रता, एक सामाजिक स्वतंत्रता। तो नागरिक स्वतंत्रता को डिफाइन करते हुए बारकर साहब क्या लिखते हैं कि व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है वह उस व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रता होती है। अगर ये परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे नागरिक स्वतंत्रता कहा जाता। तो ये बारकर साहब की परिभाषा है। इसी प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रता को रूसो इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि जनसंप्रभुता का अंश एक अंश है, यानी जनसंप्रभुता का एक अंश ही राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। तो जनसंप्रभुता का अंश होना राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाता है। वहीं सामाजिक स्वतंत्रता की बात करें तो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना, आपका जो मन करे, आपके इच्छा यानी आप अपनी इच्छा अनुसार अगर कोई काम करते हो तो उसी को सामाजिक स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता। और आर्थिक स्वतंत्रता किसे कहा जाता है? तो आर्थिक स्वतंत्रता है कि व्यक्ति को जब रोजगार या न्यूनतम रोजगार को सुनिश्चित कर दिया जाए और समाज के जो अभावग्रस्त लोग हैं, डिप्रीवेशन से जो अग्रस्त व्यक्ति हैं, उनके लिए न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की सप्लाई होती रहे, पूर्ति होती रहे, तो उसी को कहा जाएगा कि आर्थिक स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता है। अब बात करें स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है। एक को सकारात्मक स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है और एक को नकारात्मक स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता। तो स्वतंत्रता के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक नकारात्मक स्वतंत्रता होती है और एक सकारात्मक स्वतंत्रता होती है। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब हुआ किसी की व्यक्ति की आज़ादी पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। व्यक्ति का जो मन करे वो आप कर सकता है, सब भले ही उससे समाज का कोई नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है नकारात्मक स्वतंत्रता। अर्थात नकारात्मक स्वतंत्रता किसी भी प्रकार के प्रतिबंध की मनाही करता है। हर एक प्रकार का प्रतिबंध क्या होगा? यानी हर एक प्रकार का प्रतिबंध बुरा होता है। ये बात कौन करता है? नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत की जाती है। इसमें लिखा भी है कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है और अगर प्रतिबंध लगाया गया तो उससे क्या होगा? यानी क्यों बुरा है? क्योंकि व्यक्ति विवेकशील होता है, इसलिए व्यक्ति को मुक्त छोड़ दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए, अकेला छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो अपने लिए क्या उचित है, क्या लाभकारी है, क्या तर्कसंगत है, क्या औचित्य है वो सोच विचार करके ही कोई डिसीजन लेता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति यानी व्यक्ति क्या विवेकशील है, रेशनल है और व्यक्ति के अंदर इतना विवेक है कि उसके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब सोच समझ करके क्या करता है? डिसीजन लेता है। इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता के नाम से भी जाना जाता है। इसी को राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। तो चाहे नकारात्मक स्वतंत्रता या राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता पूछा जाए तो यही कॉन्सेप्ट आपको बताना है या इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि व्यक्ति विवेकशील है, इसलिए उसे अकेला छोड़ देना चाहिए।
वो अपने लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन सब का क्या करेगा, स्वयं इस पे यानी वो तर्कपूर्ण विचार कर सकता है। अब इसी को राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता कहा जाता है। तो इसके कौन कौन से प्रोपाउंडर जो इसकी वकालत करते हैं, तो इसमें बेंथम है, जेएस मिल है, उसके बाद बर्लिन है, फ्रीडमैन है, डी टागविले हैं, स्पेंसर हैं, एडम स्मिथ हैं, रिकार्डो हैं, हेयक हैं, नाजिक साहब। इनका जो विचार होगा, आप समझिए, ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। तो कोई भी विचार आएगा, क्या उसमें प्रतिबंध लगाया जाना, यानी अगर प्रतिबंध राज्य के द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जाता है या ऐसा कोई कोटेशन लिखा जाता, तो आप सीधे उसमें नहीं भी आ रहा हो किसका कोटेशन है, तब भी आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बना लेते हो तो सही आंसर तक पहुंच जाओगे। तो हमने क्या बताया कि इसमें बेंथम, जेएस मिल, बर्लिन, फ्रीडमैन, डी टागविले, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेयक और नाजिक, ये किसकी, ये राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता अर्थात नकारात्मक स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। अन्य नामों में बात करें तो इसमें हाफ्स हैं, लाक हैं, लार्डिंगटन हैं, कॉन्स्टेंट हैं, एलेक्सी डी टागविले हैं, माइकल ओकसार्ट हैं, ये सभी इसमें भी शामिल किए जाते हैं। तो हाफ्स हैं, लाक हैं, बेंथम हैं, जेएस मिल हैं। तो हाफ्स, लाक, जेएस मिल, हाफ्स ऐसे आप याद करिए, यानी एक में मिला करके भी याद कर सकते हो। हाफ्स है, लाक है, बेंथम है, जेस मिल है, और बर्लिन है, उसके बाद लार्डिंगटन है, कॉन्स्टेंट है, एलेक्सी डी टागविले है, माइकल ओकसार्ट है, फ्रीडमैन है, स्पेंसर है, एडम स्मिथ हैं, रिकार्डो, हेयक, नाजिक, ये सब नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं में से कुछ कोटेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे स्पेंसर साहब क्या लिखते हैं कि राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध हैं, विद्यमान है। अगर साम्राज्य में अपराध नहीं होगा तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात समाज बिल्कुल सदाचार युक्त तरीके से चलने लगे, अर्थात व्यक्ति में ऐसा भाव आ जाए कि हम किसी भी दूसरे की संपत्ति या धन के को अपनाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसकी स्वयं उसकी सुरक्षा करें, भले वो किसी की हो और जिसकी हो। कोई सामान मान लो आपको मिल जाती रास्ते में, पता करके या ऐसा भाव आ जाए कि उसको पता करके उसके घर तक पहुंचा दें। अर्थात कुल मिलाकर के ये जो सर्वोदय, गांधी जी का सर्वोदय राज्य था, वो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित था कि समाज में किसी भी प्रकार का जब कोई अपराध, चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट ये सब होगा ही नहीं, तो राज्य का काम ही कुछ नहीं होगा। कुछ इसी प्रकार की विचारधारा साम्यवाद से भी मैच खाती है, उसको भी आगे हम समझाएंगे। तो स्पेंसर साहब क्या कहते हैं, राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। अगर समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और इनके द्वारा 1884 में एक बुक भी लिखी जाती है, मैन वर्सेज स्टेट। मैन वर्सेज स्टेट 1884 में बुक भी लिखी जाती है। इसी प्रकार वाल्टेयर के द्वारा, वाल्टेयर क्या लिखते हैं, इनका हम समझ लेते हैं। मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन मरते दम तक अगर अभिव्यक्ति, बोलने की आज़ादी को कोई दबाने की कोशिश करेगा तो उसकी वकालत, उसकी रक्षा के लिए मैं हमेशा सतत रूप से लगा रहूँगा। ऐसा कौन, वाल्टेयर साहब भी कहते हैं कि मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन मरते दम तक आपकी अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूँगा। ये आपका हो गया। इसके बाद बर्लिन, ईसाइया बर्लिन ने कई बुकें लिखी हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इनमें हम सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल इसको समझते हैं। एक तो इसके द्वारा कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट, ये पुस्तक 1939 में लिखी जाती है। तो कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट नामक पुस्तक इसके द्वारा, ईसाइया बर्लिन के द्वारा 1939 में लिखी जाती है। इसके बाद टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 में लिखते हैं। इसके बाद फोर कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये बुक 1969 में लिखते हैं। इसके बाद बिको एंड हेडर ये 1976 में लिखते हैं। तो 4 किताबें आपको ध्यान रखना है जो ईसाइया बर्लिन के द्वारा लिखी गई। पहली पुस्तक हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट, कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट 1939 में लिखते हैं। उसके बाद 1939 के बाद हमने कहा 1958 में टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी लिखते हैं। तो 1939 में कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद 1958 में टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, 1969 में फोर कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, 1976 में बिको एंड हेडर नामक पुस्तकें लिखी जाती हैं। अब आपने इसको याद कर लिया। अब चाहे एग्जाम में क्रोनोलॉजी पूछा जाए या 20 से कोई बुक या उसका सन पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हो, इनको सजा सकते हो। हर तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि, आत्मनियंत्रण या आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है, जो पूरी तरीके से गलत है, त्रुटिपूर्ण है। तो ये भी ध्यान रखिएगा।
हेयक के द्वारा भी कई पुस्तकें लिखी जाती हैं। तो इसमें दो पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक 1960 में, एक 1973 में। 1960 में हेयक आपको पता है उदारवादी विचारधारा के समर्थक हैं। तो इनके द्वारा कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में लिखी जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में लिखते हैं, लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973 में लिखते हैं। तो इनके द्वारा दो पुस्तकें लिखी गई, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, एक लिखी गई लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1960-1973। अब इसी में आइए, दूसरे की स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता, यानी ये जो क्या बताते हैं ये हेयक साहब कि दूसरे की स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता है, यानी दूसरा अपनी इच्छा हम पर थोप ना पाए, बल्कि हम हमारी जो अंतर्मन से जो इच्छा कर रही है, अगर वो हम काम करते हैं तो इसी को कहा जाता है कि हम स्वतंत्र हैं। अर्थात दूसरे की स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता का मतलब ये होता, स्वतंत्रता का आशय होता बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंधित करना, बाध्यकारी कार्यों को क्या करना, प्रतिबंधित करना। इसके अलावा मिल्टन फ्रीडमैन, ये भी उदारवादी और नव उदारवादी में एक काउंट किए जाते हैं। इनके द्वारा कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम कब 1962 में पुस्तक लिखी जाती है। तो हमने हेयक की दो पुस्तकें आपको बता दी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में लिखे, लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973 में लिखी गई है। इसी प्रकार मिल्टन फ्रीडमैन क्या कौन सी पुस्तक लिखते हैं, तो ये मिल्टन फ्रीडमैन कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, कैपिटलिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में लिखते हैं। और ये नकारात्मक स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। और क्या कहते हैं, आइए इनका हम देखते हैं कि एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता या बल प्रयोग का अभाव ही स्वतंत्रता है। सामने वाला व्यक्ति आपका कोई दोस्त है, वो अपनी बात मनवाने के लिए आप पर अगर दबाव डालता है, बल प्रयोग करता है, तो आप स्वतंत्र नहीं हो। तो ये सेम बात आप समझ गए होंगे, यही यहाँ लिखी है कि एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता या बल प्रयोग का भाव ही स्वतंत्रता है। तो ये अभी तक का जो कॉन्सेप्ट आपने समझा, ये चाहे हॉब्स का हो, चाहे लॉक का हो, चाहे जेम्स मिल का हो, चाहे बेंथम का हो, और चाहे ये आपका हेयक का हो, चाहे आपका मिल्टन फ्रीडमैन का हो, चाहे वो लियो स्ट्रास का हो, ये सब किसके समर्थक हैं, ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। लेकिन वहीं दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जो सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है, अर्थात राज्य को एक सकारात्मक रूप में देखता है। तो इसको हम समझते हैं। तो इसमें नाम कम लिखा है, तो नाम कम लिखा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये नाम आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसको याद कर लीजिए सकारात्मक स्वतंत्रता के, क्योंकि नकारात्मक स्वतंत्रता में कई नाम हैं, तो उसको ना भी याद किए तब भी काम चल जाएगा। तो सकारात्मक स्वतंत्रता जिसमें राज्य को एक अच्छाई के रूप में देखा जाता है, अनिवार्य अच्छाई के रूप में देखा जाता, तो उसी को सकारात्मक स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता। और इस बार ये क्वेश्चन भी ये जीएससी लेक्चरर में पूछा गया था कि कौन राज्य को एक अच्छाई अनिवार्य अच्छाई के रूप में देखते हैं। तो रूसो हैं, कांट हैं, हेगल हैं, ग्रीन हैं, बुसांके हैं, बार्कर हैं, लास्की हैं, लियो स्ट्रास हैं, मैकफर्सन हैं। आप देखेंगे जो ये नाम यहाँ तक लिखे हैं, ये वाले रूसो, कांट, हेगल, ग्रीन, ब्रेडले, बुसांके, हमने इसे दैवी सिद्धांत में भी, राज्य के नैतिक संस्था या राज्य के दैवी सिद्धांत में भी हमने ये बात वहाँ पर भी बताई थी, और यहाँ सकारात्मक स्वतंत्रता में भी ये रिपीट हो रहे हैं। तो आपका देखिए, आपका जो बहुत सारी चीज़ें आप थिंकर्स में भी देखेंगे रिपीट होती हैं, तो उनको आपको समझ करके चलना है। तो हमने क्या कहा, चाहे वो रूसो, हेगल, ग्रीन, बोसांके, बार्कर, लास्की, लियो स्ट्रास और मैकफर्सन, ये आपको जो नाम बताया बिल्कुल अंगुलियों पे रटे होने चाहिए, इससे आपका ऑप्शन एलिमिनेशन में काम आएगा। तो रूसो, कांट, हेगल, ग्रीन, बोसांके, बार्कर, लास्की, लियो स्ट्रास और मैकफर्सन ये सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसी में से देखिए रूसो का कोटेशन आता है कि अपनी तात्विक इच्छा के अनुसार रियल बिल, दो प्रकार की होती है, एक एक्चुअल बिल होती है, एक रियल बिल होती है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी रियल बिल के अनुसार कार्य करता है तो कहा जाता है वो स्वतंत्र है। रियल बिल का मतलब उसके कहते हैं अंतरात्मा की आवाज़। जब यहाँ आप इसको लेमैन की भाषा में आप समझें तो इसका मतलब हुआ कि रियल बिल का मतलब अंतरात्मा की आवाज़ जो कह रही है उसके हिसाब से आप कोई कार्य कर रहे हो, तो उसी को क्या कहा जाता, इसी को कहा जाता है यानी रूसो के अनुसार स्वतंत्रता। तो अपनी तात्विक इच्छा के अनुसार कार्य करना, रियल बिल के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। अब दूसरा हमने लास्की की बात कही थी, तो इनका पूरा नाम क्या है, हेराल्ड जोसेफ लास्की है। ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। एक है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दूसरी राजनीतिक स्वतंत्रता, तीसरी आर्थिक स्वतंत्रता। तीसरी क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता,
राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत जो व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है, व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता या इंडिविजुअल फ्री लिबर्टी के नाम से जाना जाता है या फ्रीडम के नाम से जाना जाता। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, हमने कहा व्यक्ति का व्यक्ति होने के नाते जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है, ये परिभाषा किसने दिया था? बारकर साहब ने। और वही आपका बारकर जो इसमें आप देखोगे कि बारकर साहब का भी इसमें हमने क्या कहा कि इसमें बारकर साहब का भी यहाँ पर नाम है, क्योंकि सकारात्मक स्वतंत्रता एक कॉमन पॉइंट आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। दूसरा राजनीतिक स्वतंत्रता, तीसरा आर्थिक स्वतंत्रता। 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। लास्की साहब बताते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। लास्की साहब के द्वारा ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में, कब? 1925 में पुस्तक भी लिखी जाती है। कौन सी? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में पुस्तक लिखी जाती है। आगे ये क्या कहते हैं? ये याद रखिए, लास्की जाने जाते अधिकारों की वकालत करते हैं। क्या कहते हैं? कि बिना अधिकारों की स्वतंत्रता नहीं हो सकती, क्योंकि बिना अधिकारों के मनुष्य कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता, जो कि उनके व्यक्तित्व की आवश्यकताओं से संबंधित है। यानी अधिकार हैं तो स्वतंत्रता है, अगर अधिकार नहीं तो स्वतंत्रता नहीं। ये बात कौन करते हैं? ये लास्की साहब कहते हैं। तो लास्की साहब में आपको क्या करना? अधिकार को पकड़ लेना है कि बिना अधिकारों के स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती, क्योंकि बिना अधिकारों के मनुष्य कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता, जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। इसके बाद अमर्त्य सेन क्या स्वतंत्रता को किस रूप में डिफाइन करते हैं? तो अमर्त्य सेन के द्वारा 1999 में एक पुस्तक लिखी जाती है जिसे डेवलपमेंट एज फ्रीडम के नाम से जाना जाता है, और कहते हैं स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की क्षमताओं का विकास है। स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की क्षमताओं का विकास है। ये परिभाषा किसके द्वारा? अमर्त्य सेन के द्वारा दी जाती है। वहीं पर चार्ल्स टेलर की बात करें तो चार्ल्स टेलर, अब जो नाम आ रहे हैं ये चार्ल्स टेलर, ये समुदायवादी की यानी विचारक हैं, जिनमें आपका वाल्जार हैं, चार्ल्स टेलर हैं और माइकल सैंडल हैं। ये कौन है? समुदायवादी, यानी व्यक्ति की बजाय समुदाय को प्राथमिकता देते हैं, और ये समुदायवादी क्या कहलाते? विचारक कहलाते हैं। तो इनमें से आपका चार्ल्स टेलर साहब क्या कहते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता को कहते हैं कि अपॉर्चुनिस्ट कॉन्सेप्ट है। नकारात्मक स्वतंत्रता को अपॉर्चुनिस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता को एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट कहते हैं, यानी जिसका प्रयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि ये समुदायवादी समुदाय को प्राथमिकता देंगे तो जाहिर सी बात है व्यक्ति विशेष को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो चार्ल्स टेलर समुदायवादी हैं, इसीलिए आप देखोगे कि ये नकारात्मक स्वतंत्रता को अपॉर्चुनिस्ट अवसरवादी स्वतंत्रता के रूप में डिफाइन करते हैं, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता को एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट के रूप में डिफाइन करते हैं। अब मैकफर्सन की बात करें तो मैकफर्सन स्वतंत्रता को क्रिएटिव फ्रीडम के रूप में, सृजनात्मक स्वतंत्रता के रूप में क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। अगला हीगेल ने क्या कहा? स्वतंत्रता क्या है? कि राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। तो राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। यह किसके द्वारा दिया गया था? हेगेल। हमने कहा था राज्य का विरोध नहीं करेंगे। जितने भी सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं ये राज्य को आवश्यक, अनिवार्य, अच्छा ही मानते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में, व्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित करने में। तो कभी भी राज्य को क्या करेंगे? एक अवरोधक के रूप में नहीं देखेंगे, राज्य को एक अच्छे यानी सकारात्मक रूप में देखेंगे। तो इसीलिए इसमें लिखा भी है कि हेगेल जो है राज कहते हैं कि राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप किसका टिक मारोगे? हेगेल ने कहा था कि राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। आगे आइए, ग्रीन साहब क्या कहते हैं? ग्रीन साहब कहते हैं कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने व भोगने का नाम है जो करने व भोगने योग्य हों और जिसका समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ भी साझा उपयोग किया जा सके। यानी जो समाज के अन्य लोगों के साथ भी आप साझा तरीके से उसका उपयोग कर सके, और जो करने या भोगने योग्य हों जिसको व्यवहारिक स्तर पर लागू किया जा सके, वो स्वतंत्रता होती है। यानी ऐसा कोई काम अटपटा आप समाज में करने की आपको छूट ना दी जाए जो समुदाय समाज के लिए हानिकारक हो या अहितकर हो। तो स्वतंत्रता ये क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता का
स्वतंत्रता उन कार्यों को करने व भोगने का नाम है जो करने व भोगने योग्य हैं और जिसका समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग किया जा सके। अर्नेस्ट बार्कर साहब क्या कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। एक नागरिक स्वतंत्रता, एक राजनीतिक स्वतंत्रता, एक आर्थिक स्वतंत्रता। तो अर्नेस्ट बार्कर, और आप कहेंगे कि यही तो आप पीछे भी बताए थे हेराल्ड लास्की में। ध्यान रखिएगा, हेराल्ड लास्की में जहाँ ये नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी है, वहाँ पर हमने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की थी। ये दोनों में अंतर, बार्कर व लास्की में अंतर यह है, लास्की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के स्थान पर जो बार्कर साहब हैं ये नागरिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये दोनों में अंतर है। बाकी राजनीतिक व आर्थिक स्वतंत्रता दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो ऐसे आपके दिमाग में होना चाहिए अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता आए, क्योंकि वो अधिकारों की बात करते हैं। जब तक अधिकार आपको नहीं मिलेंगे तब तक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अर्नेस्ट बार्कर साहब नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता व आर्थिक स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। अगला, अटलांटिक चार्टर जो अपनाया गया, रूजवेल्ट उस समय प्रमुख व्यक्ति इसमें प्रमुख भूमिका निभाई। उसने कौन कौन सी स्वतंत्रता की वकालत की थी अटलांटिक चार्टर में? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता, आप निर्भय होकर के घूम सको, अभाव की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी किसी को किसी भी तरीके का अभाव से जूझना ना पड़े, तो ये सब स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। अटलांटिक चार्टर जो रूजवेल्ट के नेतृत्व में तैयार किया गया, वहाँ पर ये बातें की गई थी कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता और अभाव की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके बाद इकहरी संकल्पना जो स्वतंत्रता की है, ये 2 व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत की गई, एक राल्स महोदय और दूसरा मैकलावेन। तो दोनों नाम ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इकहरी संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो ये राल्स और मैकलावेन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अब मार्क्सवाद जो है ये स्वतंत्रता को किस रूप में देखता है? स्वतंत्रता को लिबरेशन के रूप में देखता है, और लिबरेशन का मतलब है व्यवस्थाओं का अंत, एंड ऑफ नेसेसिटी, यानी व्यवस्था। कोई व्यक्ति विवश होकर के किसी ऐसे काम में ना संलग्न हो जो उसके स्वास्थ्य, उसकी आयु अवस्था के प्रतिकूल हो या उसकी प्रकृति के प्रतिकूल हो, तो इसी को क्या, यानी मार्क्सवाद हमेशा स्वतंत्रता को व्यवस्थाओं के अंत के रूप में देखता है। नौ मार्क्सवादी में हर्बर्ट मार्क्यूज का ये कोटेशन ध्यान रखिएगा कि क्या कहते हैं, व्यक्ति द्वारा तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना ही स्वतंत्रता है। अगर व्यक्ति अपने तार्किक लक्ष्यों को पूरा करता है तो उसको क्या कहा जाता है कि वह स्वतंत्र है। इसके बाद एरिक फ्राम में 2 पुस्तकें लिखी है। एरिक फ्राम की दोनों पुस्तकें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक पुस्तक का नाम है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, ये 1941 में लिखा है। दूसरी फियर ऑफ फ्रीडम 1942 में लिखा है। तो 2 पुस्तकें ध्यान रखिएगा एरिक फ्राम की, एक एस्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941 और दूसरी फियर ऑफ फ्रीडम 1942 है। एरिक फ्राम क्या कहते हैं कि मानव जीवन भौतिक प्रबंध का दास बन गया है। मानव जीवन किसका बन गया? भौतिक प्रबंध का दास बन गया है, यानी आज के समय जो जगमगाता संसार है उसी के पीछे मानव क्या है, लगातार भागता जा रहा है। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि मानव जीवन भौतिक प्रबंध का दास बन गया। इसके अलावा अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए कि जोसेफ राज के द्वारा स्वतंत्रता को स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी के रूप में डिफाइन किया जाता है। वहीं पर स्किनर साहब आते हैं और स्किनर के द्वारा स्वतंत्रता की गणतंत्रीय संकल्पना को प्रस्तुत किया जाता है। अब स्वतंत्रता व विधि में क्या अंतर होता है, ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, रिलेशन भी पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता व विधि में क्या अंतर, क्या दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं या दोनों एक दूसरे के समर्थक हैं, यानी तो इसमें मैकिन साहब क्या लिखते हैं कि विधि के अंतर्गत ही स्वतंत्रता है, लेकिन यह विधि तार्किक व औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। इसी प्रकार की एक डिफाइन एक लाक के द्वारा भी दिया जाता है कि अगर विधि नहीं होगा तो स्वतंत्रता नहीं होगी, तो विधि के अंतर्गत ही स्वतंत्रता संभव है। जब इनमें पूरकता का संबंध दिखाना हो तो मैकिन व जॉन लॉक का ये दोनों कोटेशन जरूर लिखें, यानी विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है, लेकिन यह विधि कैसी होनी चाहिए, तार्किक व औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। जॉन लॉक क्या कहते हैं, उनकी हमने बता ही दिया कि विधि के अभाव में स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती, यानी इफ देयर आर नो लॉज देयर आर नो लिबर्टीज। अगर कोई विधि नहीं है तो स्वतंत्रता नहीं है। तो ये जॉन लॉक के द्वारा ये डिफाइन किया गया था और ऐसे कोटेशन आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। हम जब 2020 का इंटरव्यू दे रहे थे यूपीपीएससी का, तो वहाँ पर हमसे यही जॉन लॉक की लाइन पूछी गई थी कि आप इससे कितना सहमत हैं।
अगर कोई विधि नहीं है तो स्वतंत्रता नहीं होगी। ये कोटेशन से आप कहाँ तक सहमत हैं जॉन लॉक। अतः विधि के अंतर्गत ही स्वतंत्रता। अब निष्कर्ष क्या है कि विधि के अंतर्गत ही स्वतंत्रता है, लेकिन इसी में आप लिख सकते हो कि विधि जो कानून होने चाहिए वो अतार्किक नहीं होने चाहिए, अतार्किक नहीं होने चाहिए। इन निष्कर्ष में आप बता सकते। इसके अलावा कुछ अन्य इंपॉर्टेंट बुकों की बात करें तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 1995 में लिखा। तो नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 1995 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आंग सान सूकी की फ्रीडम फ्रॉम फियर 1990 इंपॉर्टेंट है। जोसेफ राज की मोरालिटी ऑफ फ्रीडम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोरालिटी ऑफ फ्रीडम 1986 में जोसेफ राज के द्वारा लिखा जाता है। तो जोसेफ राज के द्वारा मोरालिटी ऑफ फ्रीडम 1986 में लिखा जाता है। रूसो के द्वारा एक बुक लिखी जाती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है कि फ्रीडम ऑफ पैराडॉक्स जो कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये फ्रीडम ऑफ पैराडॉक्स कॉन्सेप्ट रूसो के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा लिबर्टी की जगह लिबरेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो ये ब्राज़ील के गुस्तावो क्यूरेज के द्वारा प्रयोग किया गया था। ब्राज़ील के गुस्तावो क्यूरेज के द्वारा लिबर्टी की जगह लिबरेशन शब्द का प्रयोग किया गया था। जॉन रॉल्स के द्वारा, यानी स्वतंत्रता को क्या कहा जाता है, जॉन रॉल्स स्वतंत्रता की जगह फैमिली ऑफ लिबर्टी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो फैमिली ऑफ लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जो प्रस्तुत किया गया वो जॉन रॉल्स के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार हेनरी बेंजामिन कांस्टेंट के द्वारा कौन सा कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया गया। तो ये दो प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं, एक प्राचीन स्वतंत्रता और दूसरी आधुनिक स्वतंत्रता। तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राचीन स्वतंत्रता व आधुनिक स्वतंत्रता की वकालत कौन करते हैं, तो हेनरी बेंजामिन कांस्टेंट के द्वारा ये कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया जाता है। हेनरी बेंजामिन कांस्टेंट के द्वारा प्राचीन स्वतंत्रता व आधुनिक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया जाता है। अब बात आती है कैरोल पेटमैन के द्वारा। कैरोल पेटमैन, अब यहाँ समझिएगा, यहाँ मैन भी लगा है और पेट भी लगा, यानी पेट आदमी का पेट, ऐसे आप समझ सकते हो। तो ये किसकी बात की जाएगी, पुरुषवादी स्वतंत्रता। यहाँ भी मैन से पुरुष आपका कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो कि कैरोल पेटमैन पुरुषवादी स्वतंत्रता की वकालत करती हैं। तो ये आपका पूछे कि पुरुषवादी स्वतंत्रता की प्रोपाउंडर कौन है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो एक कैरोल पेटमैन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये था लिबर्टी से जितने भी दाएं बाएं और आजू बाजू के कॉन्सेप्ट थे वो हमने सारे डिस्कस कर दिए। उम्मीद करते हैं कि इसके बाहर एग्जाम में आ जाएगा। आगे अगला है समानता, इक्वालिटी। अब बात करते हैं इक्वालिटी क्या है। तो यहाँ जॉन लॉक ने इक्वालिटी के संबंध में क्या लिखा कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान व स्वतंत्र पैदा किया। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन स्वास्थ्य स्वतंत्रता व संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता। अर्थात यानी ये आपका लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, LLP, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी पर किसी का भी कोई हक नहीं कि ये दूसरे की लिबर्टी छीने, दूसरे की लाइफ को छीने और दूसरे की प्रॉपर्टी को छीने। तो LLP का जो कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा, ये जॉन लॉक के द्वारा दिया जाता। अर्थात प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान व स्वतंत्र पैदा किया। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता है। अब बात आती है कि समानता, इक्वालिटी की जो कॉन्सेप्ट है इसको सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो रूसो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्योंकि रूसो ने कॉन्सेप्ट दिया था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह जंजीरों में इसको जकड़ दिया गया है। ये कॉन्सेप्ट रूसो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब समानता किसकी बात करती, समानता चाहिए की बात करती है कि क्या होना चाहिए, यानी समाज में जब भी समानता की बात आए तो समाज में विशेषाधिकार और विषमताओं को समाप्त कर दिया जाए, जो विभेद हैं उनका अंत कर दिया जाए। लेकिन याद रखिए, प्रत्येक प्रकार का विभेद की समाप्ति नहीं, बल्कि ऐसे विभेद जो अतार्किक हैं, अर्थात जो गलत तरीके से समाज के द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उसे हर हालत में अगर समाप्त किया जाता है तो माना जाएगा कि स्वतंत्रता को समाप्त, यानी समानता को स्थापित किया जा रहा है। और अतार्किक विभेद क्या हैं, जो धर्म पे आधारित हैं, जात पे आधारित हैं, पंथ पे आधारित हैं, संप्रदाय पे आधारित हैं, लिंग पे आधारित हैं। अगर ऐसे विभेद
हैं समाज में या राज्य के द्वारा ऐसे विभेद स्थापित किए जाते हैं तो माना जाता है कि उस समाज में समानता नहीं है। तो ये समानता का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, यानी उन विषमताओं को हटाना है जो समाज द्वारा निर्मित है, ना कि प्राकृतिक विषमता है। अगर प्रकृति ने कोई विषमता बना के या उपस्थित की है तो ऐसी विषमता को अगर हम समाप्त करेंगे तो मानव अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। तो कभी भी प्राकृतिक विषमता को समाप्त करने का प्रयास किसी भी के द्वारा, ना राज्य ना व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसी विषमताओं को समाप्त करना चाहिए जो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। तो यहीं पर वो लाइनें लिखी हैं कि उन विषमताओं को हटाना है जो समाज के द्वारा निर्मित की गई हैं, ना कि प्राकृतिक विषमताओं का अंत करना है। सभी के साथ समान व्यवहार नहीं। अब अंततः यानी समानता है क्या? समानता का मतलब नहीं कि सभी को एक ही दृष्टि से सभी को देखा जाने लगा, नहीं, ये समानता नहीं है। जो एक जैसे सिचुएशन में, एक जैसी परिस्थिति में है, जिनकी स्टेटस एक जैसी है, उनके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए, यानी समानों के साथ समान, असमानों के साथ असमान का व्यवहार या बर्ताव किया जाना, ये क्या कहलाता है? ये समानता के नाम से जाना जाता। और समानता के संदर्भ में हेराल्ड जोसेफ लास्की क्या लिखते हैं कि समाज में कोई व्यक्ति इतना ऊंचा ना हो जाए कि सामने वाला जो है उसी की नागरिकता, उसको हमेशा अपने जीवन व नागरिकता, अपनी स्थिति परिस्थिति का खतरा मंडराता रहे। ऐसी स्थिति अगर होती है तो माना जाएगा समाज में समानता है ही नहीं। तो लास्की साहब क्या कहते हैं कि समाज में कोई व्यक्ति उतना ऊंचा ना उठ जाए कि पड़ोसी अपनी नागरिकता व स्थिति को हीन समझने लगे। समानता के सबसे बड़े जो समर्थक हैं वो आर.एच. टोनी साहब है। तो ये कॉन्सेप्ट अलग से ध्यान रखिएगा। पूछेगा समानता के सबसे बड़े समर्थक कौन है, तो आप कहिएगा आर.एच. टोनी। आर.एच. टोनी के द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई, तीन में से इक्वालिटी इनके द्वारा, इक्वालिटी 1931 में लिखी गई। संसहित याद रखिएगा, आर.एच. टोनी सबसे बड़े समर्थक थे समानता के। तो उसी समानता के शीर्षक से एक पुस्तक लिख डाली जिसका नाम क्या? इक्वालिटी। इक्वालिटी 1931 में। इस इक्वालिटी 1931 और आर.एच. टोनी के द्वारा लिखी गई समानता के समर्थन में। तो आर.एच. टोनी के द्वारा 1931 में कौन सी पुस्तक लिखी जाती है, यानी इक्वालिटी। इसके अलावा 1920 में कौन सी? इक्विजिटिव सोसाइटी, इक्विजिटिव सोसाइटी इनके द्वारा 1920 में लिखा जाता है। इसके अलावा रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म 1926 में लिखी जाती है। इसके अलावा 1924 में एक पुस्तक और लिखी जाती है, एजुकेशन द सोशलिस्ट पॉलिसी। तो 1920 वाली पहली इक्विजिटिव सोसाइटी, 1920 के बाद 1924 में एजुकेशन द सोशलिस्ट पॉलिसी 1924 में लिखते हैं। इसके अलावा 1926 में रिलीजन एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म, रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म ये 1926 में लिखते हैं। और 1931 में इनके द्वारा इक्वालिटी पुस्तक लिखी जाती। यानी कितनी पुस्तकें? 1920, 1924, 1926, 1920, 24, 26, 31। तो ये चार पुस्तकें लिखी जाती 1920 में। आर.एच. टोनी के द्वारा सबसे पहले कौन सी इक्विजिटिव सोसाइटी लिखी जाती है? 1920 के बाद 24 में इनके द्वारा एजुकेशन द सोशलिस्ट पॉलिसी लिखी जाती है। एजुकेशन द सोशलिस्ट पॉलिसी 1924 है। 1926 में इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी जाती? तो रिलीजन एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म लिखी जाती है। और सबसे लास्ट में 1931 में इक्वालिटी पुस्तक लिखी जाती है। तो ये पुस्तकें इनकी हो गई। लॉक क्या डिफाइन करते समानता को? कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान थे तथा सभी व्यक्तियों को ईश्वर ने समान अधिकार दिए। यानी जो लॉक है, ये लॉक साहब कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान थे और ईश्वर के द्वारा सभी मनुष्यों को समान अधिकार से यानी क्या किया गया था? प्रदान किया गया था। अब बात आती है कि समानता के आयाम कौन है? तो औपचारिक या निरपेक्ष समानता, निरपेक्ष समानता। निरपेक्ष समानता के समर्थक कौन कौन है? औपचारिक या निरपेक्ष समानता के हाफ्स हैं, लाक है, बेंथम है, मिल। हाफ्स, लाक, बेंथम, मिल, ये चार नाम बिल्कुल रट्टा लगा लीजिए। हाफ्स, लाक, बेंथम, मिल, हाफ्स, लाक, बेंथम, मिल, ये किसके हैं? हाफ्स, लाक, बेंथम, मिल, हाफ्स, लाक, बेंथम, मिल, हाफ्स, लाक, बेंथम, मिल। यह औपचारिक या निरपेक्ष समानता के क्या समर्थक हैं? इनके द्वारा यानी ये जो औपचारिक समानता है उसमें भी सब कैटेगराइजेशन किया जाता है। इनमें पहला प्रकार नैतिक समानता की बात बताई जाती है कि सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए क्योंकि सभी व्यक्ति ईश्वर की समान संतान है। क्यों सबके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए? क्योंकि ईश्वर ने सबको समान बनाया, सभी ईश्वर की समान संतान है, इसलिए सबके साथ समान बर्ताव होना चाहिए। यही नैतिक समानता कहलाती है।
तो औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता में किसी को कोई विशेष रियायत न दी जाए और किसी को विशेषाधिकार न दिए जाएं, बल्कि सब कुछ एक जैसे तराजू में तौला जाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता की बात करता है, जिसमें हमने कहा हाफ्स है, बेंथम है, हाफ्स है, बेंथम है, उसके बाद लाख है, मिल है। हाफ्स, बेंथम, लाख, मिल, ये 4 नाम जरूर आप दिमाग में रखिएगा। हाफ्स, बेंथम, लाख, मिल, ये 4 नाम ध्यान रखिएगा। नैतिक समानता हमने बता ही दिया कि सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति ईश्वर की समान संतान। तो ये नैतिक समानता, ये सब कैटेगराइजेशन औपचारिक या निरपेक्ष समानता की बात करते हैं उसमें हो गया। दूसरा कौन है? वैदिक समानता। वैदिक समानता में विधि की समझ सभी समान है। जो विधि कानून है, कानून की नज़र में क्या है? सभी समान। तो नैतिक समानता निरपेक्ष में ही चल रहा है, निरपेक्ष का एक सब पार्ट है, यानी कौन? तो नैतिक समानता। दूसरा वैधानिक समानता, और वैधानिक समानता में 2 तो कॉमन पीछे हो गए। कौन हो गए? लाख, बेंथम। लाख, बेंथम पीछे कौन थे? उसमें जो नैतिक समानता हाफ्स थे, बेंथम थे, लाख थे, मिल थे। तो यहाँ लाख और बेंथम 2 कॉमन, ऑस्टिन और मिल 3 कॉमन है। यहाँ एक नाम कौन आएगा? ऑस्टिन अलग से आएगा। तो वैधानिक समानता और इसमें जो कौन सा हमने कहा था, यानी ये निरपेक्ष समानता में नैतिक समानता, तो हाफ्स, लाख, बेंथम, मिल, इसमें भी है। एक्स्ट्रा कौन? ऑस्टिन है। अगला सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का मतलब हुआ कि समाज में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। राजनीतिक समानता, प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में सहभागिता का समान अधिकार मिलना चाहिए। आर्थिक समानता का मतलब हुआ कि न्यूनतम आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति हो। न्यूनतम आर्थिक आवश्यकता का मतलब हुआ कि रोटी, कपड़ा, मकान की जो ज़रूरत होती है वो व्यक्ति को होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अगर ये मिल रहा तो इसे कहा जाएगा आर्थिक समानता है। लैंगिक समानता का मतलब हुआ पितृसत्तात्मक सत्ता की समाप्ति। जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है इसको समाप्त किया जाना चाहिए, और निजी व सार्वजनिक जीवन में जो विभेद है इसको भी खत्म किया जाना चाहिए। इसके जो समर्थक हैं रिचर्ड टोनी हैं, जॉर्ज ऑरवेल हैं और रिचर्ड टिटमस हैं। तो रिचर्ड टोनी, जॉर्ज ऑरवेल और रिचर्ड टिटमस इसके क्या हैं? समर्थक होते हैं। रिचर्ड टोनी, जॉर्ज ऑरवेल एवं रिचर्ड टिटमस। अवसर की समानता। अवसर की समानता क्या है? समानों के साथ समान तथा असमानों के साथ असमान का व्यवहार किया जाना, ये अवसर की समानता कहलाता है। जब भी अवसर की समानता आए तो समानों के साथ समान, जो एक जैसी स्थिति में इक्वली इज ट्रीटेड एज इक्वली एंड अनइक्वली ट्रीटेड एज अनइक्वली, यानी जो इक्वली समान स्थिति में है उनके साथ समान, जो असमान स्थिति में उनके साथ असमान बर्ताव किया जाए, यही अवसर की समानता है। और इसमें जो आरंभिक स्थिति मूलभूत रूप में समानता लाना है, यानी जो आरंभिक स्थिति में समानता लाना, प्रत्येक स्थिति में नहीं, आरंभिक स्थिति में समानता लाना। आरंभिक स्थिति मतलब हुआ कि जो ओरिजिनल सिचुएशन थी वहाँ पर आप व्यक्ति को समानता ला, तो बाकी बाद में कौन कितना आगे बढ़ पाता, कौन पीछे, ये उसकी प्रतिभा और उसकी क्षमता, दक्षता, कौशलता पर निर्भर करेगा। अगला डार्किन महोदय संसाधनों की समानता की बात करते हैं। तो अगर संसाधनों की समानता आए तो डार्किन महोदय के द्वारा शुरू किया, ये बताया गया था। आरंभिक स्थिति में लोगों को समान संसाधन दिए जाएंगे, ये डार्किन साहब कहते हैं संसाधनों की समानता हो, और इसको ये डिफाइन करते हुए कहते हैं कि जो आरंभिक स्थिति में लोगों को समान संसाधन दिए जाएंगे। आगे आरंभिक स्थिति में लोगों को क्या दिए जाए, यानी समान संसाधन अगर उपलब्ध करवाया जाता है, समान संसाधन उपलब्ध कराया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता? उसी को आरंभिक, यानी किस नाम से इसे जाना जाता है? तो इसी को आगे पेज आगे पीछे हो गए हैं, 1 मिनट बस, हाँ यहाँ था कि आरंभिक स्थिति में लोगों को समान संसाधन दिए जाएंगे, ये क्या कहलाती? संसाधनों की समानता। ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा? डार्किन महोदय के द्वारा दिया गया, और इनके द्वारा पुस्तक 3 लिखी जाती हैं। एक टेकिंग राइट्स सीरियसली 1977 में, फिर लॉज एम्परर 1986 में, फिर सवरेन वर्चू 2000। तो ये 3 पुस्तक किसके द्वारा लिखी जाती है? ये 3 पुस्तक लिखी जाती है डार्किन महोदय के द्वारा। टेकिंग राइट्स सीरियसली 1977, लॉज एम्परर 1986, टेकिंग राइट्स सीरियसली 1977, लॉज एम्परर 1986, सवरेन वर्चू 2000। राल्स क्या कहते हैं कि व्यक्तियों को मूलभूत प्राथमिक वस्तुओं को प्रदान करना,
व्यक्तियों को मूलभूत प्राथमिक वस्तुओं को प्रदान करना, ये क्या कहलाता है? इसी को यानी समानता कहा जाता है। इसके बाद दूसरा अगला जो कॉन्सेप्ट है, यह परिणामों परिस्थितियों की समानता है। और ये परिणामों व परिस्थितियों की समानता की बात कौन करते हैं? ये मार्क्सवादी विचारक के द्वारा किया जाता। यानी सभी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को समान बना देना, सभी व्यक्तियों की कौन सी आर्थिक स्थिति को बना देना ही समानता है। लेकिन इसकी आलोचना की जाती है किसके? यानी मिलोवन जिलास के द्वारा। तो मिलोवन जिलास न्यू क्लास, ये 1957 में पुस्तक लिखते हैं। तो मिलोवन जिलास 1957 में 1957 में द न्यू क्लास पुस्तक लिखी जाती है, उसी में आलोचना करते हैं। समाजवादी समाज में समानता केवल दिखावा है। ये कहते हैं कि समाजवादी समाज में समानता केवल दिखावा है, वास्तविक रूप में पार्टी के मुट्ठी भर पदाधिकारियों ने व्यवस्था पर नियंत्रण कर रखा है। ये बात किसके द्वारा? इन्हीं के द्वारा की जाती है। इसके बाद जेम्स बर्नहम मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक लिखते हैं 1941 में। ये क्या कहते हैं कि आधुनिक समाज को उत्तर औद्योगिक समाज की संज्ञा देते हैं। तो पूछे कि आधुनिक समाज को उत्तर औद्योगिक समाज की संज्ञा किसने दी? तो जेम्स बर्नहम। किस पुस्तक में? तो मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन 1941 में लिखते हैं। समानता का अर्थ क्या? तो समानता का जो अर्थ बात करें, एक शास्त्रीय या परंपरागत उदारवादी विचारधारा हुई, जिसको समानता को वैधानिक औपचारिक राजनीतिक समानता के नाम से जाना जाता। तो समानता का अर्थ क्या? शास्त्रीय या परंपरागत उदारवादी जो कॉन्सेप्ट है, इनमें क्या समानता को वैधानिक औपचारिक राजनीतिक समानता के रूप में देखा जाता। दूसरा है मार्क्सवादी, परिणामों की समानता या परिस्थितियों की समानता भी बता ही चुके हैं। सकारात्मक उदारवादी या कल्याणकारी जो हैं, ये अवसर की समानता की बात करते हैं। इसके बाद समानता समुदायवादी जो काम यानी कॉन्सेप्ट है, इसमें समुदाय को प्राथमिकता में रखा जाता, ना कि व्यक्ति विशेष को। तो ये वालजार साहब के द्वारा द कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, सिंपल इक्वालिटी की जगह कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की बात करते हैं, जटिल समानता की बात करते हैं। तो ये वालजार का है। सोर्स ऑफ द सेल्फ, ये पुस्तक किसके द्वारा? चार्ल्स टेलर के द्वारा 1989 में सोर्स ऑफ सेल्फ पुस्तक लिखी जाती है। समानता की नारीवादी संकल्पना, और नारीवादी में दो हैं, एक उदारवादी नारीवादी और दूसरा उग्र नारीवादी। उदारवादी नारीवाद, अब इसमें आइए, ये किसके? सार्वजनिक क्षेत्र में समानता के समर्थक हैं। जो सार्वजनिक क्षेत्र है, यानी प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी होनी चाहिए, जो सार्वजनिक क्षेत्र है। अगर ये समानता कौन? ये उदारवादी नारीवादी इसकी क्या करते हैं? इसकी समर्थक होते हैं। समान राजनीतिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब इसकी वकालत करते हैं। लेकिन उग्र नारीवाद में निजी जीवन में भी समानता का समर्थन करते हैं। ये कहते हैं कि जो पितृसत्तात्मक सत्ता है, ये सार्वजनिक क्षेत्र पुरुषों, ये पितृसत्तात्मक सत्ता की वजह से जो सार्वजनिक क्षेत्र बांट रखा गया पुरुष का होगा, जबकि महिलाओं को या स्त्रियों को, महिलाओं को निजी व घरेलू क्षेत्र में यानी रखा गया है, और महिला इस निजी व घरेलू क्षेत्र में पुरुषों के अधीन होती है। क्योंकि पुरुष आर्थिक रूप से क्या पैसे वही कमा के लाता, तो महिलाओं को पुरुषों पर आश्रित रहना पड़ता, इसीलिए वो घरेलू व निजी क्षेत्र में भी पुरुषों के अधीन रहती है। इसके अलावा कैरोल पेटमैन, और कैरोल पेटमैन वही हैं जिसके द्वारा हमने क्या कहा? पुरुषवादी समानता की बात की गई थी। तो ये कैरोल पेटमैन कल्याणकारी राज्य की आलोचना करते हुए कहती हैं कि पितृसत्तात्मक राज्य में क्या है, महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में है, सामाजिक समझौते में शामिल नहीं हुई थी महिलाओं के द्वारा। पुरुषों ने केवल समझौता अपने लिए जो अच्छा था वो किया। इनके द्वारा फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ऑफ द पब्लिक प्राइवेट डायकोटोमी नामक पुस्तक भी 1983 में लिखी जाती है। इसके अलावा बेट्टी फ्रीडन के द्वारा महिला मुक्ति की जन्मदाता इन्हें कहा जाता। तो महिला मुक्ति की जन्मदाता पूछे तो ये किसको? ये बेट्टी फ्रीडन। तो ये मुक्ति मतलब फ्रीडम मिल रही है, तो यानी बेटी को बेटी बना दीजिए। तो बेट्टी फ्रीडन से तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगा बेटी को फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, मुक्तिदाता। तो महिला मुक्ति की जन्मदाता कौन है? बेट्टी फ्रीडन है। इनके द्वारा दो पुस्तक लिखी जाती है, एक फेमिनिन मिस्टिक पुस्तक 1963 में लिखी जाती है और दूसरी द सेकेंड स्टेज 1981 में। तो दोनों किताबें ध्यान रखिएगा, द फेमिनिन मिस्टिक 1963 में, द सेकेंड स्टेज 1981 में लिखी जाती है। इसके अलावा केट मिलेट ने जो दिन प्रतिदिन की राजनीति को बताती हुई कहती हैं, और इनके द्वारा सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1969 में लिखी जाती है। इसके अलावा जर्मीन ग्रीर
सेक्स एंड डेस्टिनी 1984 में लिखती हैं। द फीमेल यूनक ये 1970 में, तो फीमेल यूनक 1970, सेक्स एंड डेस्टिनी 1984 में इनके द्वारा लिखी जाती है। इसके बाद साइमन द बुआ, इनका एक कोटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि पितृसत्तात्मक सत्ता के अंतर्गत बनाई जाती हैं। तो यही अगर कोटेशन आए कि महिला पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं, तो ये क्या होगा, साइमन द बुआ का कोटेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी जाती है, एक द सेकंड सेक्स 1949 में और दूसरा पर्सनल इज पॉलिटिकल। पर्सनल जो पर्सनल है वही पॉलिटिकल है, 1970 में लिखी जाती है। तो ये दोनों पुस्तक पूछा जाए, द सेकंड सेक्स 1949 और दूसरा पर्सनल इज पॉलिटिकल 1970। व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, ये साइमन द बुआ का है। अगला वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ महिला होने के नाते मेरा कोई देश नहीं है, वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा ये लिखा जाता है। ए रूम ऑफ वंस ओन 1929 में लिखा गई है। ए रूम ऑफ वंस ओन 1929 में लिखी गई पुस्तक है। मारियोसा डल्ला कोस्टा, मारियोसा डल्ला कोस्टा, मारियोसा डल्ला कोस्टा, जब भी आप समानता की बात करें तो मारियोसा डल्ला कोस्टा का नाम जरूर लिखिए। मारियोसा डल्ला कोस्टा ने कहा था कि महिलाओं को जो उनके घरेलू काम करती हैं उनको भी उसके लिए भी वेतन प्रदान किया जाना चाहिए। तो महिलाओं को उनके घरेलू कार्यों के लिए वेतन प्रदान किया जाना चाहिए। ये अगर पूछा जाए किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया कॉन्सेप्ट है, मारियोसा डल्ला कोस्टा के द्वारा, मारियोसा डल्ला कोस्टा। आगे देखते हैं कैरोल गिलिगन, ये भी महिलावादी हैं। कैरोल गिलिगन इन ए डिफरेंट वॉइस 1982 लिखते हैं और ये एथिक्स ऑफ केयर की बात करते हैं। एलेस्टीन के द्वारा पब्लिक मैन प्राइवेट वुमेन 1993 लिखा जाता है। महिलाओं के पास केवल घरेलू कार्य हैं, ये एलेस्टीन बताती हैं। मेरियम यंग जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंट 1994। इसके अलावा इंक्लूजन एंड डेमोक्रेसी ये 2001 में लिखा है। ऑन फीमेल बॉडी एक्सपीरियंस 2005 में। कोहेन के द्वारा रेस्क्यूइंग जस्टिस एंड इक्वालिटी 2008 में पुस्तक लिखी जाती है, जो राल्स के न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अलावा ओकिन साहब के द्वारा कौन, तो ये जस्टिस जेंडर एंड फैमिली 1991, जस्टिस जेंडर एंड फैमिली 1991 में लिखी गई है। बहुसंस्कृतवादी समानता क्या है, बहुसंस्कृतवादी समानता 2 लोग ये प्रमुख हैं, एक बिल किमलिका और ये भीखू पारिक। इनके द्वारा कहा जाता है कि विषमता केवल आर्थिक नहीं होती बल्कि सांस्कृतिक भी होती है, जो पहचानगत यानी राजनीति को दिखाती है। इसके अलावा किमलिका के द्वारा डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट दिया जाता है और कहा जाता है कि प्रत्येक समूह के विभिन्न विशिष्ट आवश्यकताएं व लक्ष्य होते हैं। समानता के विरोधी विचारक जो समानता का विरोध करते हैं, अर्थात समाज में जो असमानता विद्यमान है उसको प्राकृतिक मानते हैं, उसको नेचुरल मानते हैं। तो उनमें एक है अरस्तु। अरस्तु क्या है, समानता की कभी बात नहीं करते, ये असमानता को प्राकृतिक मानते हैं। तो पूछेगा, ये पिछली बार टीजीटी में पूछा भी गया था यही क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने असमानता को प्राकृतिक माना था, तो ये अरस्तु के द्वारा माना गया था। समानता व स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी, वहाँ पर भी देखोगे तो ये लॉर्ड एक्टन और डी टॉगविले ये 2 नाम वहाँ भी आएगा। तो आप चीज़ों को यानी जाहिर सी बात है समानता का विरोध करेंगे तभी स्वतंत्रता व समानता पूरक मानते नहीं, विरोधी मानते हैं। तो ये लॉर्ड एक्टन और डी टॉगविले प्रबल ये क्या स्वतंत्रता व समानता को विरोधी मानते हैं। तो यहाँ पर भी लॉर्ड एक्टन, डी टॉगविले और अरस्तु ऐसे नाम आप कोरिलेट करके याद कर सकते हो। यानी असमानता को प्राकृतिक किसने माना, अरस्तु। लॉर्ड एक्टन क्या कहते हैं, समानता की आशा ने स्वतंत्रता को निष्फल बना दिया। यानी समानता हम चिल्लाते रहे और स्वतंत्रता भी हाथ से निकल गई। तो समानता की आशा ने स्वतंत्रता को क्या कर दिया, निष्फल बना दिया। ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, लॉर्ड एक्टन ने कहा था। डी टॉगविले के द्वारा क्या कहा गया कि समानता का से बहुमत की निरंकुशता है। जब हम समानता चिल्लाते हैं तो वहाँ समानता के बजाय बहुमत की निरंकुशता स्थापित हो जाती है, उसी को हम समानता मान लेते हैं। तो डी टॉगविले ने क्या कहा कि समानता का से बहुमत की निरंकुशता। अब समानता का प्रबल विरोध किसके द्वारा किया गया, यानी बिल्कुल डट करके विरोध किसके द्वारा, पैरेटो मोस्का मिशेल। पैरेटो मोस्का मिशेल प्रबल, पूछा जा समानता का प्रबल विरोध किसने किया, तो पैरेटो मोस्का और मिशेल के द्वारा प्रबल विरोध किया गया। अब यहाँ कुछ पुस्तक लिखी गई हैं। माइकल यंग की एक पुस्तक याद रखिएगा, द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी। द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी 1958 में किसके, माइकल यंग के द्वारा पुस्तक लिखी गई। इसी प्रकार जस्टिस शब्द जो है ये जस्टिया से बना, किससे बना, जस्टिस शब्द किससे बना है, ये जस्टिया से बना है।
जस्टिस शब्द किससे बना? जस्टिया से बना है। जस्टिस शब्द जस्टिया से बना। प्लेटो ने क्या कहा था? अब न्याय का कॉन्सेप्ट प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो कर्तव्य के रूप में न्याय को देखते हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा समाज में अपने कर्तव्यों को निभाना ही क्या है, जो उनके कर्तव्य जिसमें उनको विशेषज्ञता प्राप्त है। आगे अरस्तु भी कुछ इसी प्रकार की यानी क्या परिभाषा न्याय की देते हैं, तो दोनों की हम बात करेंगे। तो यहाँ प्लेटो ने क्या कहा कि समाज में सामंजस्य व संतुलन का निर्माण करना न्याय है। कैसे होगा? जो अपराध कर रहा है उसको दंडित करो, जो अच्छा कर रहा है उसको पुरस्कृत करो। तो समाज में सामंजस्य व संतुलन स्थापित करना या समाज में संतुलन या सामंजस्य बनाए रखना ही न्याय है। कैसे? तो अपराध जो करे उसको दंडित करके, जो अच्छा कर रहा है उसको पुरस्कृत करके। इसी प्रकार अरस्तु का न्याय जो है संपूर्ण न्याय कहलाता है, और अरस्तु का जो न्याय है उसको आनुपातिक या समानुपातिक न्याय के नाम से जाना जाता है। इसी को सामाजिक नैतिकता के नाम से भी जाना जाता है। इसी को राइटियसनेस यानी सात्विकता शब्द भी अरस्तु के न्याय के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अरस्तु ने पूरी तरीके से कर्तव्य के रूप में न्याय को परिभाषित किया। इन्होंने दो तरीके से कहा, एक संशोधनात्मक न्याय यानी विधि के अनुसार काम अगर कोई कर रहा तो राज्य के द्वारा दंड दिया जाना चाहिए। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात किया। वितरणात्मक न्याय राज्य के द्वारा व्यक्तियों के पद प्रतिष्ठा और संसाधन का आवंटन करते समय यानी बराबरी के आधार पर इनको बांटा जाना चाहिए। अगर ये बात है तो इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जो अरस्तु का न्याय है समानुपातिक न्याय है, अर्थात जो जिसका जितना योगदान हो उसके हिसाब से उतना उसको संसाधन अवसर प्रतिष्ठा उपलब्ध होनी चाहिए। इसीलिए अरस्तु का न्याय समानुपातिक न्याय के नाम से जाना जाता है। अब सेंट अगस्टीन के द्वारा क्या न्याय की परिभाषा दी जाती है? तो सेंट अगस्टीन ने जिस राज्य में न्याय ना हो वह समुद्री लुटेरों के गिरोह जैसा है। ये अगर आता है कि जिस राज्य में न्याय ना हो वह समुद्री लुटेरों के गिरोह जैसा है, ये सेंट अगस्टीन के द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है। बार्कर महोदय ने क्या कॉन्सेप्ट देते हैं? तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, बार्कर प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी लिखते हैं 1951 में। ये स्वतंत्रता समानता बंधुत्व को सहयोगी मानते हैं, पूरक का संबंध बताते हैं कि स्वतंत्रता समानता बंधुत्व एक दूसरे के पूरक हैं। तो पूछेगा स्वतंत्रता समानता बंधुत्व एक दूसरे के पूरक हैं, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? ये बार्कर महोदय के द्वारा दिया गया, और ये प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 में लिखते हैं। इसी प्रकार थॉमस पोगे वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स की बात करते 2002 में लिखते हैं। अब न्याय के आयाम की बात करें तो न्याय का नैतिक आयाम है। नैतिक का मतलब हुआ व्यक्ति के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना। व्यक्ति के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन किया जाता तो न्याय है। वैधानिक न्याय क्या है? कि विधि के उल्लंघन होने पर दंड का प्रावधान होना चाहिए। तो जो विधि का शासन है ये आपका क्या कहलाता है? इसको वैधानिक आयाम के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसमें बेंथम और ऑस्टिन विधि के अंतर्गत बी से विधि, बी से बेंथम और ऑस्टिन, दो ये नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। ये वैधानिक न्याय विधि के अंतर्गत माने जाते हैं बेंथम और ऑस्टिन। पिछली बार टीजीटी में बेंथम वाला एक क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया था, पेपर उठा के देखते चलिएगा। पीजीटी या टीजीटी किसी में पूछा गया था। राजनीतिक आयाम प्रत्येक व्यक्ति की शासन व्यवस्था में भागीदारी हो, तो ये राजनीतिक आयाम है। सामाजिक न्याय का मतलब हुआ, सामाजिक आयाम न्याय के अंतर्गत क्या हुआ कि लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान, प्रजाति इत्यादि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा कार्ल पॉपर सामाजिक न्याय को पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग एंड ओटोपियन सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। आर्थिक आयाम में समाज में सभी को मूलभूत आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो, कपड़ा, भोजन, कपड़ा, मकान ये सब मिलने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए, तब आर्थिक आयाम होगा। ब्रायन बेरी के द्वारा व्हाई सोशल जस्टिस मैटर से पुस्तक लिखी जाती है 2005 में। इसी प्रकार कोहेन के द्वारा यानी करेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नामक पुस्तक लिखी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें राल्स का न्याय सिद्धांत। राल्स से कांट के आदर्शवादी विचारों से प्रभावित थे और उसी को आधार बना करके जो कांट कहते थे कि आत्मन व्यक्ति स्वयं में साध्य है, इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए राल्स ने आत्मन साध से पहले है। आत्मन का मतलब हुआ द सेल्फ यानी व्यक्ति विशेष पहले है, साधन बाद में है। तो ये क्या कहते थे? आत्मन साध से पहले है। तो आत्मन साध से पहले ये लाइनें सीधे पूछी गई किसके द्वारा? राल्स के द्वारा ये प्रस्तुत की गई हैं। आत्मन साध से पहले है, अर्थात द सेल्फ इज प्रियर टू इट्स एंड। कांट ने कहा था कि व्यक्ति स्वयं में साध है, और राल्स के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में। तो 1971 में जॉन राल्स के द्वारा ये थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी जाती है।
और राल्स के द्वारा न्याय को फेयरनेस के नाम से भी की संज्ञा भी दी जाती है, फेयरनेस। और इनके द्वारा एक बाकायदा पुस्तक इसी फेयरनेस के नाम पर लिखी जाती है, जस्टिस एज फेयरनेस ए रिस्टेटमेंट, 2002 में, 2002 माफ़ कीजिएगा, ये 2002 नहीं 2001 की है। और ये कहते हैं कि न्याय समाज का सबसे प्रमुख व प्राथमिक गुण है। कौन न्याय? राल्स ने न्याय को मैक्सिमिन प्रिंसिपल के नाम से भी पुकारा है और कहा कि समाज में विभेदों का अंत हो, शुद्ध रूप से प्रक्रियात्मक व्यवस्था लागू किया जाए, अर्थात इनके न्याय को ओवरलैपिंग कंसेंसस के नाम से जाना जाता। तो पूछेगा ओवरलैपिंग कंसेंसस किसके द्वारा? तो जॉन राल्स के द्वारा दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर संस्थापित अनुल्लंघनीयता होती, जिसका उल्लंघन नहीं कर सकता, जो संपूर्ण समाज के कल्याण को भी यानी संपूर्ण समाज का कल्याण भी नहीं दबा सकता है। अब इसमें क्रमिक रूप में यानी सभी को समान स्वतंत्रता का अधिकार मिले, अवसर की समानता मिले, विभेद का खात्मा हो, ये सब इसमें है। राल्स का न्याय सिद्धांत कैसे निर्मित हुआ? तो ये सामाजिक समझौते और अज्ञान का पर्दा। जब भी लिखिए दो सामाजिक समझौता और अज्ञान का पर्दा जरूर लाइए। अज्ञान का पर्दा क्या है कि व्यक्ति को अपनी वर्तमान स्थिति का पता नहीं और व्यक्ति को स्वयं के बारे में भी पता नहीं है। व्यक्ति को अपनी वर्तमान स्थिति नहीं पता है और उसको अपने बारे में भी पता नहीं है। व्यक्ति अपने लाभ को मैक्सिमाइज करना चाहता है, अपने लाभ को बढ़ाना चाहता है और अपने लाभ को बढ़ाने के लिए बढ़ाना तो चाहता है, लेकिन वो दूसरे के साथ ईर्ष्या भाव भी नहीं रखता। इसलिए तार्किक व्यक्तियों का समझौता के द्वारा राज्य का निर्माण हुआ है। अपने लाभ को बढ़ाने के लिए ही व्यक्ति के द्वारा निस्वार्थ भाव से क्या किया गया? समझौता किया गया। इसमें अज्ञान के पर्दे के पीछे किसी भी व्यक्ति को अपनी विशेष क्षमता और प्रतिभा का ज्ञान नहीं होता है, यानी अज्ञान के पर्दा। अज्ञान का पर्दा में एक गुफा में क्या किया जाता कि जो आग की ज्वाला है उसको ही वहाँ के लोगों के द्वारा सूर्य का प्रकाश समझ लिया जाता है, जबकि वो वास्तविक रूप से प्रकाश होता ही नहीं है। तो वही है कि अज्ञानवश उसको लगता है यही ज्ञान है, उसे अपनी प्रतिभा अपनी क्षमता का पता ही नहीं होता है। तो यही अज्ञान का पर्दा कहलाता है कि अज्ञान के पर्दे के पीछे किसी भी व्यक्ति को अपनी विशेष क्षमता और प्रतिभा का ज्ञान नहीं है। कार्यों का आवंटन कहा कि यानी 4 प्रमुख आधार होने चाहिए: एलोकेशन, स्टेबिलिटी, ट्रांसफ़र और डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इसी को एज टी डी से याद रखिएगा, यानी एलोकेशन, स्टेबिलिटी और ट्रांसफ़र, डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4 कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कार्यों का एलोकेशन किया जाना चाहिए। राल्स के द्वारा पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में ही लॉज ऑफ पीपल्स नामक पुस्तक लिखी जाती है और इनके द्वारा प्राथमिक वस्तुओं को 2 प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है, एक प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं और दूसरा सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं। प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुओं में बुद्धि, स्वास्थ्य आता है, जबकि सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं में अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा इत्यादि को रखा जाता है। अब न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को अधिकतम लाभ मिले, ये इसका क्या है? यानी प्राथमिक वस्तुओं के आवंटन का मतलब है। प्राथमिक वस्तुओं का आवंटन मतलब जो भी बिल्कुल बद से बद स्थिति में हाशिए पर विद्यमान है, यानी न्यूनतम स्थिति में रह रहा, उसको अधिकतम लाभ अगर मिल रहा है तो इस कहा जाएगा, माना जाएगा उसे प्राथमिक वस्तुओं का आवंटन हुआ है। यह आवंटन केवल बदतर स्थितियों में लागू होता है तथा उसके पश्चात व्यक्ति को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के लिए यानी मुक्त कर दिया जाना चाहिए। केवल ये जो बदतर स्थिति में उसको उसी को लिए ये लागू किया जाना चाहिए। ऐसी विषमताएं स्वीकार की जा सकती है जिससे वंचित लोगों का कल्याण हो। एक तरफ वंचित लोग हैं, यानी वंचित का मतलब हुआ दिव्यांग लोग, उनके लाभ के लिए अगर उच्च वर्ग या जो उच्च आमदनी की व्यक्ति हैं, अमीर हैं, उनसे टैक्स वसूला जा रहा है, तो ये ऐसी अगर राज कर रहा तो ये विषमता सही है, यानी ये आपका ऐसा काम किया जा रहा, समानता यहाँ नहीं है, तो ये आपका स्वीकार की जा सकती है। लेकिन उससे वंचित वर्गों का क्या होना चाहिए? कल्याण होना चाहिए। राल्स के न्याय सिद्धांत को क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि प्रतिभाशाली लोगों की प्रतिभा का प्रयोग करके वंचित लोगों का कल्याण किया जाता है। क्योंकि प्रतिभाशाली व्यक्ति के द्वारा अपने प्रतिभा का प्रयोग करते हुए, अपने कौशल का प्रयोग करते हुए अधिक आमदनी का सृजन किया जाता है, फिर उस पर सरकार टैक्स लगा करके जो समाज के हाशिए पर विद्यमान लोग हैं, वंचित हैं, उनका उद्धार किया जाता है। उनका कल्याण करने के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम या वेलफेयर स्टेट के रूप में सामने आती है। आगे अमर्त्य सेन के द्वारा द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में लिखा जाता है और ये प्रक्रिया की बजाय न्याय पर प्रमुख रूप से बल देते हैं। लेकिन इसी की आलोचना, राल्स की जो आलोचना है, वो किसके द्वारा की जाती है? नॉजिक के द्वारा राल्स की आलोचना
करते हैं। क्योंकि नाजिक कहते हैं, क्योंकि ये नव उदारवादी में नाजिक आते हैं, कहते हैं जो समाज में जैसा चयन करे, जिसके पास जो दक्षता, प्रतिभा, योग्यता, कौशल हो, उसको उसी के अनुकूल क्या होना चाहिए, यानी उसे लाभ होना चाहिए या लाभ प्राप्त होने का मौका मिले। तो ये आपका स्टेटमेंट आए तो याद रखिए, जैसा जो चयन करे और जैसा जिसका चयन किया जाए, ये किसके द्वारा दिया गया था, नाजिक के द्वारा। इसका मतलब हमने समझा दिया। अब बात आती है मैकिंटायर आफ्टर वर्च्यू 1981 में लिखते हैं और समुदायवाद के नैतिक आधार पर ये बल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार ये सब समुदायवादी हैं। मैकिंटायर हो गया। माइकल जे सैंडल, ये लिबरलिज्म द लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982 लिखते हैं। इसके अलावा माइकल वालजार ये भी समुदायवादी हैं। तो स्फेयर्स ऑफ जस्टिस, ए डिफेंस ऑफ प्लुरलिज्म एंड इक्वालिटी 1983, 81, 82, 83 चल रहा है। एक क्रम बिल्कुल बुकों का है, ध्यान रखिएगा। न्याय का कोई सार्वभौम नियम नहीं हो सकता, यानी ये। इसके बाद न्याय सिंपल इक्वालिटी के आधार पर नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी पर आधारित है। ये वालजार एक कॉन्सेप्ट हमने पीछे भी आपको बताया था। तो 1981 पहले मैकिंटायर, फिर माइकल जे सैंडल, उसके बाद फिर माइकल वालजार। तीनों नाम ऐसे क्रम में याद कर लीजिए। पहले मैकिंटायर, फिर आपका कौन आएगा, माइकल जे सैंडल वाले नाम आएगा, उसके बाद फिर माइकल वालजार। तीन के द्वारा पुस्तक लिखी। मैकिंटायर ने आफ्टर वर्च्यू 1981 लिखा, माइकल जे सैंडल लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982 लिखा, और लंबा सा नाम माइकल वालजार लिखा, स्फेयर्स ऑफ जस्टिस ए डिफेंस ऑफ प्लुरलिज्म एंड इक्वालिटी 1983 लिखा। तो ये रहा आज का डिस्कशन। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम आपको जो जितना कंटेंट दे रहे हैं, अगर इतना संभाल ले गए, यकीन मानिए पेपर दे के जरूर आप पाएंगे कि जो क्वेश्चन आए हैं उसके मोस्टली क्वेश्चन आपके डिस्कशन से रहेंगे। इतना कम डिस्कशन जरूर कर रहे हैं, लेकिन इससे भी आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है बाहर जाने वाले नहीं हैं। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। ये वीडियो आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अच्छा बुरा जो भी लिखना वो लिखिए। लाइक डिसलाइक जो भी आपको अच्छा लगे वो कर दीजिए। कुछ तो आप पार्टिसिपेट करिए ही, लाइक नहीं सही तो डिसलाइक कर दीजिए। इसके अलावा वीडियो को मन करे तो शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, वैसे हम किसी वीडियो में बोलते भी नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम बोलेंगे तब भी नहीं सब्सक्राइब करोगे तो क्या फ़ायदा कि आपसे बोलें कि आप सब्सक्राइब करिए। मन हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत भी नहीं है और फ़ायदा उठाते रहिए। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।